नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में सितंबर 2022 में हुए अंकिता भंडारी कांड की गूंज अभी भी प्रदेश में सुनाई दे रही है। ये एक कानून व्यवस्था से लेकर चुनावी मुद्दा तक कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल उठाते रहे हैं। और अब अंकिता भंडारी जैसा तो नहीं, लेकिन सामूहिक दुष्कर्म का एक मामला आज 6 मई को चंपावत से भी गूंजा। ऐसी घटना नृशंस घटना कह सकते हैं। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप, गैंगरेप का आरोप और आरोप एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों पर लग रहे हैं। इस घटना को लेकर लोगों में लगातार चर्चा रही कि ऐसे कौन लोग हैं इस देवभूमि में जो इस तरह की पाशविक कृत्य को कर रहे हैं। चंपावत ब्लॉक का ये वाकया है। चंपावत ब्लॉक से बमुश्किल 20 किलोमीटर दूर का एक गांव है। उस इलाके से जुड़ी ये घटना है। 16 साल की एक नाबालिग बालिका जिसके साथ 5 मई और 6 मई की दरमियानी रात में ये कुकृत्य किया गया, ऐसे आरोप लगे हैं। पीड़िता के परिवार की ओर से, पीड़िता के पिता की ओर से जो तहरीर दी गई है उसमें तो आरोप यहां तक लगाए गए हैं कि दुष्कर्म करने के लिए, जोर जबरदस्ती करने के लिए हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। गांव के 3 लोग और उन 3 लोगों में एक ऐसा नाम जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता का बताया जाता है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया और उसके बाद मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक इस मामले को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। वहीं इस घटना को लेकर राजनीतिक दल भी प्रतिक्रिया देने लगे हैं। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रदेश मंत्री आनंद सिंह महर ने इस मामले को कानून व्यवस्था से जोड़ा है और इस मामले में उन्होंने बीजेपी को भी घेरा है। बहरहाल इसका राजनीतिकरण होने के स्थान पर यह एक ऐसा प्रकरण है जो देवभूमि और पहाड़ के शांत वादियों में, पहाड़ की जो दूर के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ये जो घटनाएं हो रही हैं, गैंगरेप जैसी घटना और दुष्कर्म जैसी घटनाएं, ये अपने आप में चिंतनीय है, निंदनीय तो खैर है ही। जो घटना जिस इलाके में हुई है उस घटना से करीब 3.25 साल पहले दिसंबर 2023 में भी एक ऐसी ही घटना के आरोप लगे थे। उस समय भी एक नेता पे ये आरोप लगे थे और वह नेता तब का सत्तारूढ़ पार्टी का नेता था। बहरहाल उस घटना में जो आरोपी थे उस व्यक्ति को अदालत से वो बरी हो गए हैं। पिछले महीने ही उनको कोर्ट से बरी घोषित किया गया है। बहरहाल आज की घटना के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक जो तीनों आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। मुकदमा दर्ज करने के साथ जो अरेस्टिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए पुलिस की ओर से दबिश देने की बात हो रही है। जांच के लिए महिला दरोगा को जांच अधिकारी बनाया गया है, लेकिन ये घटना चर्चा में है। ये घटना लोगों में, एक ऐसे इलाके में हम देवभूमि की बात करते हैं जहां नैतिकता की बात होती है, वहीं कानून को तोड़ के इस तरह के पाशविक घटनाएं एक नाबालिग बालिका के साथ करना जघन्य है, निंदनीय है और ये बड़ा अपराध है। इस अपराध को कैसे पुलिस टैकल करती है ये देखना होगा। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक क्या कहती है, आइए सुनते हैं। जी मैम, आज चंपावत कोतवाली के अंतर्गत एक ऐसा मामला आया है, नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। ये पूरा प्रकरण क्या है, इसमें क्या जो एक्यूज्ड हैं वो कौन है और क्या उनका गिरफ्तारी हुई है या क्या लीगल प्रोसेस चल रहा है? आज सुबह 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सल्ली क्षेत्र में एक लड़की जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने गई थी वो मिस हो गई है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली का फोर्स रवाना हुआ मौके पर और लड़की की खोजबीन में लग गया। उसी दौरान एक दूध डेयरी के पास एक कमरे में लड़की की बरामदगी हुई। लड़की को बरामद कर उसको सकुशल लाया गया। पूछताछ के क्रम में लड़की द्वारा बताया गया है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर उसको हमारे द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसका मेडिकल परीक्षण वगैरह कराया गया। साथ ही प्राप्त तहरीर के आधार पर वर्तमान में अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। तो इसमें कितने एक्यूज्ड, कितने आरोपी होंगे और क्या ऐसा भी आरोप लग रहा है कि उसमें कुछ हथियारों का इस्तेमाल किया गया, बल प्रयोग, क्या इस चीज को भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ पाई है? पीड़िता के पिता द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें उनके द्वारा 3 व्यक्तियों को इसमें अभियुक्त नामजद किया गया है। साथ ही उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि जो
दुर्घटना हुई है, जो ये दुष्कर्म की घटना हुई है, उसमें अभियुक्तों द्वारा बल प्रयोग किया गया है। इस संबंध में जांच प्रचलित है, क्योंकि अभी ये घटना के बारे में जानकारी मिली, हमारे द्वारा प्राथमिक साक्ष्य जुटाते हुए जो घटनास्थल उसको कार्डन ऑफ करते हुए वहां पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। साथ ही चूंकि इतने गंभीर प्रकरण था, तो पीड़िता के मेडिकल और इत्यादि कार्रवाई को हमारी तरह सुदृढ़ कराया गया है। और अन्य चूंकि घटनाक्रम में जो वर्णित तथ्य है उसके संबंध में जानकारी की जा रही है और अभियोग पंजीकृत कर सभी चीजों को विवेचनात्मक पहलुओं से जोड़ते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी। मैडम, क्या आरोपियों के इसमें कोई आरोपी माइनर तो नहीं है? अगर माइनर नहीं है तो आरोपी कौन है और इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेंगे पुलिस की? हाँ, चूंकि ये पोक्सो और महिला संबंधी अपराध की श्रेणी में आता है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन एक लेडी सब इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है। और जो अभियुक्त इसमें वर्णित है, वर्तमान तक उनके नाबालिग होने का कोई साक्ष्य नहीं है, सभी बालिग हैं। और चूंकि ये भी नामजद अभियुक्त हैं, उनको तस्दीक कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। तो क्या जो तीनों आरोपी हैं अभी वो अरेस्ट हो गए हैं या पुलिस उनको उनकी खोजबीन कर रही है? क्योंकि वर्तमान में भी अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। कार्रवाई अभियोग पंजीकृत होने के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, इसमें अरेस्टिंग का जब स्कोप आएगा तो उसमें अरेस्ट भी किया जाएगा। मैडम, जो ये आरोपी हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है? जो घटनाक्रम वर्णित है उसमें पूरी घटना जो है सल्ली क्षेत्र की है। अभियुक्त जो है वो उसी क्षेत्र के निवासरत हैं। इसमें जो 3 लोग नामजद किए गए उसमें पूरन रावत, नवीन कुमार व विनोद कुमार, ये नाम इसमें तहरीर में प्राप्त हुए हैं। अभी इन नाम जिससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी और घटना का अनावरण ही शीघ्र अनावरण किया जाएगा।